Okay, so let's start. Next topic, sharpness of resonance, which is being measured by Q factor, also known as quality factor. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि what is sharpness meaning, कि what is the meaning of sharpness of resonance. तो यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है. एक आई नॉट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बना रखा है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर के लिए. रेजिस्टेंस हमने लिया है वह, और आर की डिफरेंट वैल्यूज पे हमने आई नोट की डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन करी. तो आपको इतना पता ही है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर आई नोट की मैक्सिमम पीक वैल्यू मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या रेजोनेंस ओमेगा की टर्म से रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर पर एक ग्राफ ये बनाया, तो ये एक तरह का R1, ये R2 और ये R3, या R1 R2 R3 आप कैसे भी ले सकते. तो हमें अलग अलग रेजिस्टेंसेस पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग आई नॉट की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है. ठीक है. आ जाओ different values we are obtaining at different values of R at resonance frequency. तो आप इस ग्राफ को देख करके बता सकते हो क्या R1 R2 R3 में से कौन सा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, कौन सा रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए. What should be the relation between R1 R2 R3? Options I am writing. दो तीनों बराबर होंगे. R1 will be greater than to R2 R3 D. ठीक है. बताइए अभी तक की आपकी नॉलेज के बेस पर, अभी कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने बस आप लोगों को ग्राफ बनाया है आई नॉट और ओमेगा के बीच में आर के डिफरेंट वैल्यूज पर. आपको मुझे बताना है विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट. डी, सी, सी, बी फॉर भानु. ठीक, ओके. बी, डी. अच्छा, कुछ ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं डी, ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं कुछ बी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी. ओके. तो कॉन्सेप्ट, हाँ बोलो खुशी, क्या बोल रही हो तुम. सी. सी. ओके. देखते हैं भाई क्या क्या हमने अभी तक सीखा. हमने सीखा कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर पर एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर जो भी आई की वैल्यू या आई नॉट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम. और आई नॉट की वैल्यू बेसिकली होती क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड. और अगर ये आई नॉट रेजोनेंस में लिखना हो तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस जेड कितना होता है, आर. इसका मतलब तो ये आया कि आई नॉट की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है. जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उसकी पीक करंट उतनी कम, और जिसका रेजिस्टेंस जितना कम उसकी आई नॉट वैल्यू उतनी ज्यादा. तो बताओ भाई इसके अंदर किस वैल्यू पर आई नॉट सबसे ज्यादा होनी चाहिए. अभी आई नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर है, R3 पर. तो R3 पर अगर आई नॉट मैक्सिमम है तो R3 क्या होना चाहिए, सबसे मिनिमम. सबसे मिनिमम होगा तो कौन सा होगा, ये वाला, फिर ये वाला. अच्छा, इस पर आई नॉट की वैल्यू आप देख लो ना, इसको एम्पियर में लिख लो. अगर प्रॉब्लम है तो आप एम्पियर में कुछ भी वैल्यूज मान लो इनकी. ठीक है, 4 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर कुछ भी. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इधर से ओ से स्टार्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे, मान लीजिए 5 एम्पियर लिख दिया, 10 एम्पियर लिख दिया, 15 एम्पियर लिख दिया, तो 15 एम्पियर R3 पे आ रहा है, 10 एम्पियर R2 पे आ रहा है, 5 एम्पियर R1 पे आ रहा है. सबसे कम वैल्यू इस पर आ रही है तो R1 शुड बी सबसे ग्रेटर. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया,
समझ में आ गया? एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे कवर हो गया है ना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस ग्राफ से डायरेक्टली चेक करना आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है? शार्पनेस। शार्पनेस इस चीज को बताता है कि ग्राफ कितना शार्प हो रहा है। तो आप देखोगे कि इस ग्राफ को ऊपर वाले के कंपैरिजन में मैं फ्लैट बोलूंगा, ठीक है, ऐसे। फिर ये शार्प होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है। तो शार्पनेस क्या बता रहा है कि आई नॉट कितना मैक्सिमम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये शार्पनेस क्या रेजोनेंस पर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मिलती है ना। बाकी पर तो आई नॉट की वैल्यू कम रहेगी। ओमेगा इज इक्वल टू, जब ओमेगा आर होता है तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो चुकी होती है? मैक्सिमम। इन मैक्सिमम में भी अलग अलग रेजिस्टेंसेस के वैल्यू के लिए हमने देखा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस था, तो उस पे जो आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी 5 एम्पियर, उसके लिए ग्राफ फ्लैट बन रहा है। फिर हमने कोई दूसरा रेजिस्टेंस लिया इससे कम का, ठीक है, मान लो ये 10 ओम है, ये मान लीजिए 30 ओम है, ये 20 ओम है। 20 ओम पर इसकी वैल्यू आ गई 10 एम्पियर, तो यानी कि ग्राफ थोड़ा नैरो हो गया, इसकी शार्पनेस क्या हो गई? बढ़ गई। फिर और ऊपर गए, आर और कम हो गया और आई नोट की वैल्यू और ज्यादा आ गई। किस पर आई? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो हम बोल सकते हैं क्या ये चीज समझ में आई क्या? इसका मतलब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे आप कम लोगे, है ना, या पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उस पर जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो सबसे शार्प होगा। इस शार्पनेस को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी दी गई है उसको बोला जाता है क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। तो पहले तो शार्पनेस का मीनिंग आप लोगों को समझ में आना चाहिए था। व्हाट इज शार्पनेस? शार्पनेस का मतलब ग्राफ का शार्प होना। शार्पनेस क्या बताएगा? आई नोट की वैल्यू का बढ़ना, मैक्सिमम होना। शार्पनेस का सिंपल ये मीनिंग है ना, जितना ज्यादा शार्प आई नोट की वैल्यू उतनी ज्यादा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सेम है, ठीक। तो आई नोट की वैल्यू उतनी ज्यादा या रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम, यह है शार्पनेस का मीनिंग रेजोनेंस के अंदर। अच्छा, अब जिस क्वांटिटी से ये सारा फैक्टर हम स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? तो इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है साहब कि ड्यूरिंग कि व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। इसका अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूं तो क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन डिफरेंसेस ऑफ those frequencies lying on both side of omega r in such a way that at these frequencies omega 1 and omega 2 the value at omega 1 and omega 2 value of I becomes I naught by root 2, ठीक है। एट ओमेगा आर वैल्यू ऑफ आई कितनी हो रही है? आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू उसको बोल रहे हैं। तो ये अब ये सेपरेट ग्राफ, ये तो 3 ग्राफ है, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना। किसी एक ग्राफ के अब इसमें से स्टडी करने वाले, चाहे आप इसकी स्टडी करो, इसकी स्टडी करो, इसकी स्टडी करो, ये डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए लिया है। अब इनमें से कोई सा आपने एक रेजिस्टेंस चूज कर लिया और उसके बारे में, चाहे आपने R2 ले लिया तो ये R2 का ग्राफ मान लिया, आपने R3 लिया है तो ये R3 का ग्राफ है। किसी सिंगल रेजिस्टेंस के टाइम पर हम अब इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके दोनों तरफ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर, अब आप खुद देखिए, ये अगर इसका पीक वैल्यू है तो पीक वैल्यू इसकी क्या होती है? आई नॉट। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ई नॉट अपॉन आर। इसके दोनों तरफ अगल बगल में, चाहे इधर फ्रीक्वेंसी कम लो या इधर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, हमेशा अब आई नॉट की वैल्यू इसके ओमेगा आर से क्या आएगी? ओमेगा आर के कंपैरिजन में जो भी आप वैल्यूज होगी कम आएगी। एक वैल्यू ऐसी मिल सकती है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जहां पर आई नॉट की आई की वैल्यू कितनी हो जाए? आई नॉट बाय रूट 2, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को और ये दो जगह मिल सकती है, ग्राफ के नेचर के बेस पर आपको नजर आ रहा है, तो दो जगह मिल रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये I2 की वैल्यू, इसको मैंने I1 दे दिया, I1 इज इक्वल टू आई नॉट, और वो क्या हो गया? ई नॉट अपॉन आर। ये मैक्सिमम वैल्यू है किस पर? ओमेगा आर पर। फिर इधर की एक वैल्यू चूज करी ओमेगा 1 ऐसा कि
जो भी आई करंट आए वो आई नॉट का क्या हो जाए 1/√2 तो जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट आई नॉट बाय √2 हो जाती है वो है ω1 और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और पॉइंट मिलेगा इसको बोल दिया हमने क्या ω2 यहाँ पे भी कितनी वैल्यू आ रही है आई नॉट बाय √2 सो एट ओमेगा एंड ω2 वैल्यू ऑफ आई बिकम्स आई नॉट बाय √2 तो इनका डिफरेंस जो है उनका रेशियो इसी को हम क्या बोल रहे हैं क्वालिटी फैक्टर सो रेशियो ऑफ एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये जो ω2 माइनस ω1 होता है ω2 माइनस ω1 इसको बोलते हैं बैंडविड्थ क्या बोलते हैं बैंडविड्थ और बैंडविड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 डेल्टा ओमेगा किससे 2 डेल्टा ओमेगा तो ये ω/r 2 डेल्टा ओमेगा देखो आप ये जो मैंने लाइन बनाई है ये है ω1 और ये ω2 तो ये इनका डिफरेंस क्या ये वाली लाइन ये जो इसकी बीच की विड्थ है क्या यही रिप्रेजेंट कर रहा है ω2 माइनस ω1 को इसी को हमने क्या नाम दे रहे इसी को क्या बोल रहे हैं हम बैंडविड्थ ठीक है शॉर्ट के अंदर BW और BW को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल 2 डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा बहुत से लोग डेल्टा ओमेगा भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम जब यहाँ से यहाँ तक की स्टडी करेंगे तो इसको एक को ले लेंगे डेल्टा ओमेगा और दूसरे को भी ले लेंगे तो डेल्टा ओमेगा तो हमारे पास टोटल आ गया 2 डेल्टा ओमेगा ठीक है स्टडी को कन्वीनियंट रखने के लिए ठीक है वरना इस 2 डेल्टा ओमेगा का कोई लॉजिक नहीं है सिर्फ ये हम कन्वीनियंट स्टडी कर सके है एक्चुअल में है क्या गैप बिटवीन 2 फ्रीक्वेंसीज 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसीज उसी को तो 2 फ्रीक्वेंसीज के बीच के गैप को क्या बोलेंगे बैंडविड्थ ठीक है अच्छा साहब तो ये चीज समझ में आ गई आपको क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्यू फैक्टर बोले या क्वालिटी फैक्टर तो क्वालिटी फैक्टर क्या बता रहा है आपको बेसिकली ये बताता है शार्पनेस को जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा ग्राफ होगा शार्प उतनी ज्यादा ग्राफ की होगी शार्पनेस ड्यूरिंग रेजोनेंस तो अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन के अंदर ठीक है तो Q1 Q2 Q3 3 ग्राफ है तो 3 क्वालिटी फैक्टर हो गए उसमें अगर मैं रिलेशन पूछता आपसे तो Q1 Q2 Q3 1 Q1 equals to Q2 equals to Q3 second Q1 greater than to Q2 greater than to Q3 C Q1 less than Q2 less than Q3 D Q1 Q2 और Q3 कौन सा ऑप्शन आता ठीक है तो किस टाइम पर वैल्यू सबसे ज्यादा है Q3 ठीक है तो Q3 सबसे ज्यादा शार्प ग्राफ है ये आपकी ये इसका मीनिंग है तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या बता रहा है ग्राफ की शार्पनेस ड्यूरिंग रेजोनेंस ठीक है इसका मीनिंग क्लियर हो गया सो क्वालिटी फैक्टर डिसाइड्स और इट इज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ठीक है अच्छा साहब ये हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन अच्छा और इसका मीनिंग आपको समझ में आ ही गया तो हियर इन जनरल अगर मैं ग्राफ को इस ग्राफ को आपको बताऊं किसी भी एक रैंडम आर के लिए हमने ग्राफ ले लिया है ना चाहे R1 मान लो या R2 मान लो या R3 मान लो इस R के लिए अगर मैं आपसे पूछूं ये 0 है तो ω1 की वैल्यू ω/r और डेल्टा ओमेगा की टर्म्स में क्या होनी चाहिए और ω2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए साहब ω/r और डेल्टा ओमेगा की टर्म्स में ये टोटल 2 डेल्टा ओमेगा है ये गैप डेल्टा ओमेगा ये गैप डेल्टा ओमेगा ठीक है नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ये डेल्टा ओमेगा है और ये गैप भी डेल्टा ओमेगा है मतलब ये इसके लिए मैंने है ना हाँ साहब बताइए ω1 की वैल्यू ω/r एंड डेल्टा ओमेगा की टर्म्स में मैं क्या लिखूं हाँ जी
वेरी गुड, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। यार देखो ना, ये देखो, ये है हमारा ओमेगा 1, ये है हमारा ओमेगा आर, ये है हमारा ओमेगा 2, ठीक है, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा, इसी को हम डेल्टा ओमेगा बोल रहे हैं। तो ये डेल्टा ओमेगा हुआ, हाँ या ना, ये डेल्टा ओमेगा हुआ, तभी तो टोटल 2 डेल्टा ओमेगा बन रहा है। इस 0 से यहां तक की वैल्यू को क्या लिखूंगा, ओमेगा 1, यस और नो। और यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू को क्या लिखूंगा, ओमेगा 2। ग्राफ ऐसे ही तो रीड करते हैं यार सिंपली। तो अगर मैं ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा आर की टर्म्स में निकालूं, तो यहां से यहां तक ये ओमेगा आर है, देखो। तो इस ओमेगा आर में से डेल्टा ओमेगा माइनस कर दूं तो क्या ओमेगा 1 बच रहा है, हाँ कि ना, नजर आ गया। इस ओमेगा आर में से डेल्टा ओमेगा ये माइनस कर दूं तो यही वैल्यू बचेगी कि नहीं बचेगी। तो ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। एक बार ढंग से वापस चेक कर लो, यहां तक की है ओमेगा आर, यहां तक, उसमें से डेल्टा ओमेगा माइनस कर दिया तो क्या हिस्सा बच रहा है, ओमेगा 1। जल्दी से बताइए ओमेगा 2 क्या लिखूं, ओमेगा 2, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। इसको इक्वेशन 1 दे दें, इसको इक्वेशन 2 दे देते, ठीक है। अच्छा साहब, जल्दी से बताइए इन दोनों को। चलो अभी इसका एक्सप्रेशन नोट करने से पहले ये एक चीज तो ये आपको समझ में आ गई, बैंडविड्थ का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया कि बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ इज फर्स्ट सेकंड थर्ड इंफॉर्मेशन। बैंडविड्थ हम क्या ले रहे हैं, 2 डेल्टा ओमेगा, और ये क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अच्छा साहब, जल्दी से बताइए, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, आई कितना होता है, आई नॉट, एंड जेड कितना होता है, आर। वेरी गुड। सेकंड, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 और ओमेगा 2, आई कितना बताया, आई नॉट बाय रूट 2। बता सकते हो इस टाइम पे जेड कितना होगा, आर, रूट 2 आर। नहीं आया समझ, नहीं आया, नहीं आया ना, कोई बात नहीं। देखो, आई नॉट क्या होता है, ई नॉट बाय, ई नॉट बाय जेड, क्या होता है, ई नॉट बाय जेड। जब हम रेजोनेंस ले रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है, आर। तो आप क्या लिख रहे हो, जब आप ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 या ओमेगा 2 ले रहे हो, तो जेड की वैल्यू देखनी है। ये तो पता है आपको कि आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई नॉट बाय रूट 2। तो आई की वैल्यू हो गई है साहब आई नॉट बाय रूट 2। आई नॉट खुद कितना है, ई नॉट बाय, और रूट 2 चल रहा है, आई नॉट बाय रूट 2 आर हो गया। आई नॉट की वैल्यू ई नॉट अपॉन आर है। तो ये पूरा का पूरा ही जेड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ई नॉट बाय जेड। समझ में आ गया, क्लियर हो गई। तो जेड की वैल्यू कितनी चल रही है यहाँ पर, रूट 2 आर, ठीक है सर। अब हम इसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने वाले हैं। ये कुछ बेसिक कंडीशंस थी जो आपको पता होनी थी। यहाँ तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ, सभी को क्लियर है। तो अब हम ऑब्टेन करने वाले हैं क्या, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, ठीक है। सिंस एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 और ओमेगा 2,
z की वैल्यू कितनी है, लेकिन z होता क्या है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर चल रही है, √2r के। ठीक, अब एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो यहां से मैं इसको इक्वेशंस देना स्टार्ट कर रहा हूँ साहब, है ना, ये बाकी की दूसरी इंफॉर्मेशन पहले से आपको पता चल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ये आर स्क्वायर उधर चला गया, कितना बचा, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर, या ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फिर वापस से अंडर रूट ले लूं, दोनों तरफ स्क्वायर चल रहा है ना, ऐसे मजे ले रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी बोलो, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी, तो अब रूट लेते टाइम प्लस माइनस आर, क्यों ले रहे हैं अभी उसका रीजन बताते हैं। इक्वेशन 1 2, क्योंकि यहाँ ओमेगा हमने 2 लेना है, तो उसके हिसाब से अब मैं एक ओमेगा 1 के लिए लूंगा और एक लूंगा ओमेगा 2 के लिए। तो मैंने ओमेगा 1 के लिए ले लिया, जब इसके अंदर ये तो ओमेगा लिख रखा है इन जनरल, है ना, हमने यहाँ पे क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं लिखा, ये मान करके कि ओमेगा 1 पे भी यही आना था, ओमेगा 2 पे भी यही आना था। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग लिखे, तो 2 वैल्यूज मिल रही हैं, वो 2 वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रही है, एक ओमेगा 1 के और एक ओमेगा 2। तो मैंने लिख दिया साहब ओमेगा 1 एल, अच्छा एल तो चेंज नहीं होगा, सी भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो रही है, ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू मैंने ले लिया माइनस आर, और एक ले लिया ओमेगा 2l माइनस 1 ओमेगा 2c इज इक्वल टू प्लस आर। ये मिल गई इसकी 2 वैल्यूज। ये ठीक वैसे जैसे मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक के रूट्स लेते हैं, फिर उसको एक को x1 बोल देते हैं, x की 2 वैल्यूज निकलती है, एक को x1 एक को x2, है ना। इक्वेशन 3 और 4। अच्छा, अब इसके अंदर ये देख रहे हैं 2 इक्वेशन आ गई, तो कुछ कुछ कर रहे हैं इसके अंदर, क्या क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हम करके देख रहे हैं इसमें प्लस और माइनस, है ना। प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, बाय 3 प्लस 4, व्हाट डू वी गेट, ओमेगा 1 एल प्लस ओमेगा 2 एल, माइनस कॉमन ले लूं, 1 ओमेगा 1 सी प्लस 1 ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और ये माइनस उधर जाके प्लस बन गया, और इधर मैंने एलसीएम ले लिया और कॉमन भी आ गया इसमें, 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2, एलसीएम आ गया, ऊपर बन गया ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में चल रहा है, कैंसिल, इससे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू मिल गई है हमें, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और एल को इधर ट्रांसफर कर दिया, क्या मिल गया, 1/LC। ठीक, तो एक डेटा हमने यहां से ऑब्टेन कर लिया इक्वेशन 3 और 4 से। दूसरा डेटा ऑब्टेन करने वाले हम क्या करके, माइनस करके, तो बाय किसमें से किसको माइनस करूं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 चाहिए या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो किसमें से किसको माइनस करूं, 4 माइनस 3, तो बाय 4 माइनस 3, मैं डायरेक्ट कॉमन भी ले रहा हूं साहब, है ना, L
क्या मिल जाएगा, L ω2 माइनस ω1, दिस माइनस दिस, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस बन जाएगा और कॉमन C आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, दिस माइनस दिस कर रहा हूं ना, तो प्लस का 1/C, अंदर क्या बन जाएगा 1/ω1 माइनस, देखो समझ में आया क्या, मैंने बहुत डायरेक्ट लिख दिया। दिस इज, ये हो जाएगा साहब -1/ω2C माइनस -ω1C, तो ये बन गया 1/ω C। 1/C कॉमन ले लिया तो 1/ω1 माइनस 1/ω2, क्लियर है, ठीक है साहब। इज इक्वल टू R माइनस माइनस R 2R, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, ω2 माइनस ω1 प्लस 1/C, ω1 ω2, ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू 2R। Do we have the value of ω1 ω2? By 5 into 6, ω1 into ω1 ω2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, by 5 into 6 what do we obtain, L, अच्छा इसमें ω2 माइनस ω1 कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में, तो ये तो मैंने ले लिया कॉमन, तो ये अंदर इसका तो बच गया सिर्फ L प्लस 1/C इंटू ω1 ω2 की वैल्यू 1/LC, तो C से C कैंसिल और L चला गया ऊपर, भेज दूं या यहीं पे, या चलो अगली लाइन में भेज दूं, 2R, क्या हो गया ये L प्लस L, ठीक है, कितना हो गया 12, ω2 माइनस ω1 इंटू 2L इज इक्वल टू 2R, 2 गेट्स कैंसिल, ω2 माइनस ω1 की वैल्यू मिल गई है हमें कितनी, यहां तक दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक, तो हमें मिल गई साहब ω2 माइनस ω1 की वैल्यू R बाय इक्वेशन नंबर 7। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L एंड R मिल गई, so therefore Q factor is equals to ओमेगा R अपॉन L, L चला गया ऊपर, ओमेगा RL अपॉन R, इक्वेशन ये, तो हमें Q फैक्टर की एक और वैल्यू मिल गई, इतनी चीज समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मजे लेने का काम किया, IRMS से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो डिवाइड किया हमने साहब, तो Q फैक्टर, मैं Q फैक्टर पूरा ना लिख के जगह की कमी के हिसाब से सिर्फ Q लिख रहा हूँ, ठीक, क्या मिल जाएगा ओमेगा RL इंटू IRMS अपॉन R इंटू IRMS, IR क्या होता है E, कौन सा वाला E, अप्लाइड वोल्टेज, LCR का अप्लाइड वोल्टेज बन गया, और ये ओमेगा L जो चल रहा है रेजोनेंस पर, क्या ये एक्सेल बता रहा है, और एक्सेल इंटू IRMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, यही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस भी है साहब, अभी बताते हैं कैसे, अभी आपको एकदम से चमकेगा नहीं, अभी देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये क्यों, अभी ये तो हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय क्या है ये, वोल्टेज अप्लाइड, या अप्लाइड वोल्टेज लिख दूं इसको, अप्लाइड वोल्टेज, इस वैल्यू को, ये जो वर्डिंग है पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप
विद रेस्पेक्ट टू अप्लाई वोल्टेज, इसको बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। याद आ रहा है मैंने एक वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोला था कि एलसीआर सर्किट ड्यूरिंग द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वोल्टेज मैग्निफिकेशन का काम करता है। तो ये वाला जो फैक्टर है क्या बताता है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। कौन सी चीज, वोल्टेज ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो क्यू फैक्टर का को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। वोल्टेज कितने से मैग्नीफाइंग होगी। अगर यहां से क्यू वेक्टर की डेफिनेशन दें तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन आ गई को, क्वालिटी फैक्टर that is sharpness of resonance which is given by quality factor is also defined as the potential difference across inductor, ratio of voltage difference across inductor to the applied voltage। समझ में आती है बात। अच्छा, तो जो मैं बोल रहा था, वो जो बोल रहा था उसको यहाँ पे करते हैं इस बादलों के अंदर, ठीक है साहब, क्योंकि जगह दिख नहीं रही है ना। तो मैंने बोला कि ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, यही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या अभी कहलाता है, कैपेसिटर। कैसे कहलाता है देखो, सिंस वी नो दैट, क्या क्या जानते हो बोलो, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा RC, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर, एल को इधर ले गया और एक ओमेगा आर को इधर ले गया, बन रहा है ना ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वापस 1/LC। तो ओमेगा आर एल को क्या मैं 1/ओमेगा आर से लिख सकता हूं, क्या 1/ओमेगा RC XC कहलाता है, और XC इंटू IRMS, क्या ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस भी हो गया। तो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L और C लिख दूं क्या ऐसे यहीं पे। तो हम क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द अप्लाइड वोल्टेज। समझ में आ गया। L और C की टर्म्स में अगर मेरे को लिखना है तो मुझे ओमेगा आर की वैल्यू तो पता ही है कितनी, 1/√LC। इसमें ओमेगा आर की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, कहां लिखूं, इसको थोड़ा छोटा कर दे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, यहां कर देते। क्या मिल रहा है, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर की जगह 1/√LC, 1/√LC इंटू L बाय आर, ओमेगा आर क्या मिल गया, Q इज इक्वल टू 1/R। तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर के 3-4 एक्सप्रेशंस आ गए साहब, ठीक है। एक है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, पांचवा है ये, छठा है ये, ठीक। सो 1/R√L/C। इससे क्या पता चल रहा है, रेजिस्टेंस होगा लो तो क्वालिटी फैक्टर होगा ज्यादा, इंडक्टर होगा ज्यादा तो Q होगा लार्ज, C होगा ज्यादा तो Q होगा कम। तो शार्पनेस जितनी ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस कम रखो, कैपेसिटेंस कम रखो, इंडक्टेंस हाई रखो, या बैंडविड्थ कम रखो, बैंडविड्थ कम रखो, शार्पनेस बढ़ानी। कितनों को समझ में आ गया यहाँ तक, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लास्ट